नमस्कार मित्रों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण 1, जिसमें प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी साहित्य का जो शुरुआत मानते हैं, वो जो अपभ्रंश या प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश भाषा जो मानते हैं, वो मानते हैं प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही। उस युग समय जैसे कि गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। और ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जा चुका कथन है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम अपभ्रंश में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो मुंज और भोज के समय से ही अपभ्रंश का समय मानना शुरू कर देते हैं। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये कथन यूजीसी नेट में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय सीमा क्या माने हैं। आगे देखते हैं। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। देव शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, मतलब युद्ध करना शुरू हो जाता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बांधती हुए पाते हैं, मतलब बनना शुरू हो जाता है। राजाश्रित कवि और चारण, यहाँ पर दो प्रकार के कवि मिलते हैं। एक राजाश्रित कवि जो राजा के दरबार में रहा करते थे, उन्हीं का गुणगान क्या करते थे, और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमों, चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। जैसे अगर हम देखें तो जैसे विद्यापति दरबार में रहकर अपना राजाओं का वर्णन करते थे, अमीर खुसरो अपने राजाओं के दरबार में रहकर वर्णन करते थे। आगे है, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल के हमने वीरगाथा काल नाम दिया। तो यहाँ देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर एक वीर गाथात्मक नाम जो दिया है, वो अपनी प्रवृत्ति और उस काल की मुख्य युद्ध के आधार पर इस युग का नाम वीरगाथा काल कहा। दूसरी बात, इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस कारण की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ भी असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध हैं, मतलब कुछ प्रमाणिक रूप से मिलती है और कुछ अप्रमाणिक रूप से। तो असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, मतलब जो असंदिग्ध मतलब प्रूफ के तौर पर जो प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अथवा प्राकृत भाषा की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। मतलब जितने भी प्रूफ तौर पर जितने भी सामग्री मिली, उनकी भाषा जो क्या थी, वो अपभ्रंश अर्थात प्राकृत की रूढ़ियां कुछ बद्ध मतलब नियम से बंधी हुई थी। इस अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रिया के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि, चारण आदि
भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे। मतलब जितनी भी भाषा उपयोग में लाती थी वो उसी भाषा का प्रयोग में लाया करते थे। यहाँ पर जो उन जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसकी कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा में कोई कवि संभवतः षडांधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। तो यहाँ पर जो षडांधर की जो रचना है हमीरासो उनकी जो एक पंक्ति दी हुई है, कहता है कि चलिया वीर हमीर पाँभर मेयणी कंपई दिगमग रही अंधार धुली सुर रहा अक्षा अक्षादिही। दूसरी ओर अमीर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठी ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15 शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली में अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत भाषा पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिजावई भाषा दुहू नहीं लगई दुजन हासा। दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना करते थे। आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बैना सब जन मिठा तेतेसन जनपद धनसन अवट्ठा। ये जो पंक्ति थे विद्यापति की, ये यूजीसी नेट की कई बार परीक्षाओं में शामिल और दे चुकी है, इसलिए हम लोग इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अर्थात इसका अर्थ है देशी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसे ही अपभ्रंश देशी भाषा का मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को हिंदी देशी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की भाषाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देशी भाषा की रचनाओं का उल्लेख करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।